नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी की किताब से में। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की एक और कहानी जिसका शीर्षक है चमत्कार। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को ट्यूशन पढ़ाने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। उसकी माता का देहांत तो पहले ही हो चुका था और इसी वर्ष उसके पिता भी गुजर गए। प्रकाश ने अपने जीवन में जो भी मधुर स्वप्न सजा रखे थे वो सब एक झटके में धूल में मिल गए। हालांकि उसके पिता ऊंचे ओहदे पर थे, वो चाहते तो चंद्र प्रकाश को किसी अच्छी जगह पर लगा सकते थे, लेकिन उसके वो सब मंसूबे धरे के धरे रह गए और अब गुजर बसर करने के लिए बस वही 30 रुपये महीने का ट्यूशन बचा था। पिता ने उसके लिए कुछ संपत्ति भी न छोड़ी थी, उल्टे उसका विवाह कर दिया था और जो पत्नी मिली वो भी पढ़ी लिखी, शौकीन, जवान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से तो मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते थोड़ा लज्जा तो आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने उसे रहने की जगह दे दी थी और इसने उसके जख्मों पर कुछ मरहम सा लगाया। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान भी उपलब्ध था। ऐसा मकान अगर किराए से लिया जाता तो शायद 20 रुपये कम से ना मिलता। ठाकुर साहब का लड़का लगभग चंद्र प्रकाश की उम्र का ही था, लेकिन बड़ा ही कुंद बुद्धि और कामचोर टाइप का था और अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। ठाकुर और ठाकुराइन दोनों ही प्रकाश यानी चंद्र प्रकाश का बहुत ही आदर करते थे, बल्कि ये कहें कि वो उसे अपने लड़के की तरह ही समझते थे। वो एक नौकर की हैसियत से नहीं था, बल्कि वो घर का एक आदमी था और बहुत से मामलों में उसकी सलाह भी ली जाती थी। ठाकुर साहब चूँकि अंग्रेजी नहीं जानते थे तो उनकी समझ में अंग्रेजी जानने वाला लड़का बड़ा ही बुद्धिमान, चतुर और अनुभव वाला था। एक दिन संध्या का समय था। प्रकाश ने वीरेंद्र को ट्यूशन पढ़ाया और अपनी छड़ी उठाकर चलने को हुआ। तभी ठकुराइन आकर कहती हैं, अरे प्रकाश बेटा, अभी ना जाओ, थोड़ा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज ऐसी क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कहना चाहती हैं। रमा देवी यानी ठकुराइन उसे भीतर ले गईं और कहा कि एक बहुत अच्छे घर से वीरेंद्र के लिए रिश्ता आया है, तुम्हारी क्या सलाह है, क्या विवाह कर देना चाहिए? प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बीरू बाबू से ही पूछ लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। प्रकाश थोड़ा असमंजस में पड़ गया और कहता है, मैं आखिर इसमें क्या सलाह दे सकता हूँ। अभी हालांकि वो 20 साल का ही तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि विवाह के बाद पढ़ाई लिखाई तो फिर हो ही चुकी, तो तुम्हारी सलाह है कि अभी विवाह ना करूँ। प्रकाश कहता है, नहीं नहीं, जैसा आप उचित समझें, मैंने तो दोनों बातें कह दी। ठाकुराइन कहती है, तो कर दूं? मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं लड़का बहक ना जाए। अरे मेरे रहते आप इस बात की चिंता ना ही करिए। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो विवाह कर डालिए, लेकिन बेटा विवाह की सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। हाँ, तो मैं कब इनकार करता हूँ, मैं इन जिम्मेदारियों को निभा लूँगा। प्रकाश कहता है, रोटी की जुगाड़ में लगे किसी भी व्यक्ति के मन में एक दुविधा तो रहती है कि वो अप्रिय सत्य कहने से बचता है, और प्रकाश की भी यही कमजोरी थी। खैर, शादी की बात पक्की हो गई और अब शादी के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी शुरू हो गई। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं होता। हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग होते हैं, या कई बार आप स्वयं में अनुभव कीजिए, आप भी ऐसे हों शायद, जिसको अपने से ज़्यादा दूसरे पर विश्वास होता है, दूसरे के अनुभव पर विश्वास होता है। ठाकुर साहब उन्हीं में से एक थे। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं ज़्यादा मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में सौंप दिया गया। 10-12 हज़ार खर्च करने का अधिकार मिल गया था और ये प्रकाश के लिए कोई कम गौरव की बात नहीं थी। देखते ही देखते एक फटे हाल युवक एक जिम्मेदार मैनेजर बन गया था। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आता है तो कहीं मोहल्ले का बनिया उसे घेरे हुए है, कहीं गैस और सामियाने वाले उसकी खुशामद करने में लगे हैं। अगर वो चाहता तो 200-400 रुपये बड़ी आसानी से बना सकता था, लेकिन उसकी सोच इतनी नीच प्रवृत्ति की नहीं थी। और फिर ऐसे व्यक्ति के साथ वो क्या दगा करता जिसने सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी हो, इतना भरोसा जताया हो। लेकिन एक दिन जब प्रकाश ने देखा कि वह 5-7 हज़ार के जेवर खरीद रहा है, उस दिन उसका मन थोड़ा चंचल हो गया। जब वो शाम को अपने घर लौटा तो अपनी पत्नी चंपा से कहता है, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि हज़ारों लाखों के जेवर बनवा डालते हैं। आज ठाकुर साहब को ही देख लो,
अपनी बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाई हैं कि देखकर आंखें ठंडी होती हैं। सच कहता हूँ, ऐसी चमक की नज़र नहीं ठहरती। चंपा मन में कुछ ईर्ष्या जनित भाव लेकर कहती है, हमें इससे क्या करना है? भगवान ने जिन्हें दिया है वो पहने। हम तो यहाँ रोते रोते ही मरने के लिए पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश कहता है, हाँ, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मज़े से खाते हैं और चैन करते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि भगवान बड़ा अन्यायी है। चंपा कहती है, ये तो अपना अपना पुरुषार्थ है, इसमें ईश्वर को क्या दोष देना? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो आज तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियाँ तक चलाना मुश्किल है, गहने कपड़े की तो बात ही क्या। और इस ज़िंदगी में तो उम्मीद भी नहीं है। अब तो कोई अच्छी साड़ियाँ भी नहीं हैं जिसको पहनकर किसी और के घर जा सकूं। मैं तो यही सोचती हूँ कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊँगी। सोचती हूँ अगर बीमार पड़ जाऊँ तो अच्छा बहाना मिल जाएगा। प्रकाश ने तसल्ली देते हुए कहा, साड़ी लाऊं तुम्हारे लिए? अब क्या इतना भी नहीं कर सकता हूँ? मुसीबत के दिन सदा नहीं बने रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम देखोगी कि तुम्हें भी सिर से पांव तक जेवरों से लाद दूंगा। चंपा मुस्कुराती हुई कहती है, चलो, ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निबाह होता जाए, बस यही बहुत है। गहनों का इतना भी मुझे शौक नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर थोड़ी लज्जा और दुख से सिर झुका लिया और मन ही मन सोचता है, क्या चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है? रात को जब दोनों भोजन करके लेटने चले तो प्रकाश ने फिर से वही गहनों की बात छेड़ दी। गहने उसकी आंखों में बस गए थे। कहता है, ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं हमारे शहर में, मुझे तो इसकी उम्मीद ना थी। चंपा ने कहा, अरे अब छोड़ो भी इस बात को, कोई और बात करो। गहनों की बात सुनकर मन में जलन होती है। प्रकाश कहता है, अगर ऐसी चीज़ें तुम पहनो तो बिल्कुल रानी लगोगी। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है? मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भी बहुत ही भद्दी लगती हैं। ठाकुर साहब भी तो मतलब के यार हैं। ये ना हुआ कि कह देते इसमें से कोई चीज़ चंपा के लिए भी लेते चले जाओ। चंपा कहती है, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? अरे इसमें बचपने की क्या बात है? कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता तो न दिखाता। मैंने तो ऐसा उदार आदमी कहीं नहीं देखा। चंपा कहती है, जो अपनी बहू के गहने किसी और को दे दे। प्रकाश कहता है, मैं कोई गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम मैं ही तो कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज़ दे देते तो कोई बड़ा नुकसान ना हो जाता। लेकिन सच कहते हैं, धनवानों का हृदय धन के भार से ही दब जाता है और सिकुड़ जाता है। उनमें वो उदारता नहीं रहती। रात के लगभग 12 बज चुके थे, लेकिन प्रकाश को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में बार बार वही चमकीले गहने तैर जाते थे। आसमान में बादल छा गए थे और बार बार बिजली सी चमक रही थी। अचानक प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा होता है। उसे चंपा का आभूषणहीन चेहरा देखकर बड़ी दया आती है। अरे यही तो इसके खाने पहनने की उम्र है और इस उम्र में इस बेचारी को एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ जाता है। ठाकुर साहब के घर की छत प्रकाश की छत से बिल्कुल लगी हुई थी। बीच में केवल एक 5 फीट की दीवार थी। वो दीवार की छत पर चढ़ जाता है और ठाकुर साहब की छत में उतर जाता है। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलता हूँ। अगर वो जाग गए होंगे तो ज़ोर से हंसूंगा और कहूँगा, कैसे चकरा दिया मैंने। या कह दूँगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी मैंने इधर आता हुआ देखा है, उसी के पीछे पीछे आया हूँ। और अगर संदूक की कुंजी मिल गई तब तो फिर विजय अपनी है और किसी को मुझ पर संदेह भी नहीं होगा। सब लोग नौकरों पर ही संदेह करेंगे। मैं भी कह दूँगा, साहब नौकरों की ही हरकत हो सकती है, इन्हें छोड़कर आखिर और कौन ले जा सकता है। और मैं बेदाग बच भी जाऊँगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर देखूँगा ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे चंपा को एक एक चीज़ दूंगा जिससे चंपा को भी कोई शक नहीं होगा। और फिर वह जीने से उतरने लगा। हालांकि उसकी धड़कन बहुत तेज़ धड़क रही थी, क्योंकि आज तक उसने पहले ऐसा काम नहीं किया था। करना तो दूर, उसके मन में ऐसे ख्याल भी नहीं आए थे। सुबह हो गई थी और धूप निकल आई थी।
प्रकाश अभी सो ही रहा था, तभी चंपा उसे जगा कर कहती है, अरे सुनते हो, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर शादी वाले गहने की संदूकची लेकर भाग गए। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? अरे किसी को खबर भी होती, वह तो संदूकची ही ले गया जिसमें ब्याह के सारे गहने रखे थे। ना जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और ना जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इसी संदूकची में गहने रखे हैं। अरे जरूर उनके नौकरों की ही कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का काम नहीं लगता, प्रकाश कहता है। अरे लेकिन उनके नौकर तो इतने पुराने हैं। प्रकाश कहता है, अरे नियत बदलते क्या देर लगती है, आज मौका देखा और लेके चंपत हो गए। अरे तुम जरा जाकर उनको थोड़ा तसल्ली तो दो। ठाकुरायन बेचारी रो रही है, तुम्हारा नाम ले लेकर कह रही थी। बेचारा प्रकाश महीनों से इन गहनों के लिए दौड़ा दौड़ा घूमा है, एक एक चीज़ अपने सामने जचवाई है, और चोरों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सजाकर ठाकुरायन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बताया। ठाकुर साहब भी सिर पर हाथ रखे बैठे थे। बोले, कहीं कोई सेंध नहीं है, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी, समझ में नहीं आता कि चोर आया कहाँ से। ठाकुरायन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह बिल्कुल सिर पर आ गया है, अब कैसे क्या होगा। तुमने इतनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर ये चीज़ें बन पाई थीं। ना जाने किस मनहूस सैत में ये लगन आई थी शादी की। प्रकाश ठाकुर साहब के नज़दीक जाता है और उनके कान में कहता है, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठाकुरायन ने इस बात का विरोध किया। अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं है। 10-10 हज़ार रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते थे, लेकिन मजाल की कभी एक पाई भी गायब हुई हो। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़कर कहा, अरे तुम क्या जानो आदमी का मन कितना जल्द बदल जाए। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह आगे भी चोरी नहीं करेगा, इसकी गारंटी कोई ले सकता है क्या। मैं तो पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं ना कहीं तो माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो सब कबूल लेंगे। प्रकाश को लगा कि घर में पुलिस का आना ठीक नहीं है, कहीं उसी के घर में तलाशी होने लगी फिर तो अनर्थ हो जाएगा। प्रकाश कहता है, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना एकदम व्यर्थ मालूम होता है। पुलिस माल तो बरामद करना पाएगी, हाँ बस नौकरों की मारपीट करेगी और इसके बदले उन्हें भी कुछ पैसा चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग खड़ा कर देंगे। मेरी सलाह तो यही है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब मुंह बनाते हुए कहते हैं, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। भला चोरी करने वाला क्या अपने मुंह से कबूलेगा। हालांकि पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल ही मालूम होता है। माल तो बरामद होगा नहीं, उल्टे महीनों की परेशानी और हो जाएगी। प्रकाश कहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, अरे कोई लाभ नहीं होगा उससे। हाँ अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके पता लगाए तो शायद माल मिल भी जाए, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई पुलिस है भी नहीं। तकदीर ठोक कर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठाकुरायन कहती है, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम अगर निकल भी आए तो मुझे तो उस पर संदेह ही रहेगा। ये जरूर किसी बाहर के आदमी का ही काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से ही है। तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर साहब, हाँ जरा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिल जाए। कल दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया। अब प्रकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे ही द्वार बंद कर देता हूँ। हाँ अगर कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और छुप कर बैठा रहा हो तो अलग बात है। तभी तीनों लोग छत पर पहुँचते हैं तो ठाकुर साहब देखते हैं कि मुंडेर पर किसी की पाँव की रगड़ के निशान बने हुए हैं, जहाँ पर कि प्रकाश का पैर पड़ गया था। वहाँ का चूना लग जाने के कारण छत पर पाँव के निशान बन गए थे और ये निशान प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ ख़त्म हो रहे थे। ठाकुर साहब अब संकोच में सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह भी ना सकते थे। लेकिन प्रकाश ने उनके मन की बात अपने मुंह से खोल दी। इससे तो अब यही लगता है कि चोर मेरे ही घर से आया है
अब तो कोई संदेह ही नहीं रह गया। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन इतना पता लग जाने से होता भी क्या है। माल तो जो जाना था वो चला ही गया। अब चलो आराम से बैठते हैं। अब रुपए पैसे का और भी इंतजाम तो करना होगा। प्रकाश कहता है, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर साहब, अरे क्यों, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। प्रकाश, आप भले ही ऐसा कहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सिर पर एक बड़ा भारी अपराध लग गया है। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक तो खुला ही रहता है। चोर ने पक्का है रास्ता देख लिया होगा, और हो सकता है कि 2-4 दिन में फिर से आ घुसे। घर में एक अकेली औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो रसोई में बैठी हो और उधर कोई आदमी चुपके से आकर चढ़ जाए, जरा सी आहट भी नहीं मिल पाएगी। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया तो कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो और भी देर होती रहेगी। उधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इस चोरी की जिम्मेदारी अब सिर्फ मेरे सिर पर है। ठाकुरायन कुछ घबरा कर कहती हैं, अरे बेटे, तुम चले जाओगे तब तो घर और भी खाने को दौड़ेगा। प्रकाश कहता है, माताजी कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये घर जल्दी छोड़ना पड़ेगा। मेरी ही गलती से चोरी हुई है और उसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। तभी प्रकाश वहाँ से चला जाता है। ठाकुर अपनी पत्नी से कहता है, बड़ा ही सीधा बालक है। ठाकुराइन, बस यही बात उसके दिल पर लग गई कि चोर उसके घर से होकर आया है। अगर ये चोर को पकड़ पाए तो बिल्कुल कच्चा ही खा जाए, मार ही डालेगा उसको। देख लेना, कभी ना कभी जरूर माल बरामद कर ही लेगा, लेकिन अब इस घर में कदापि ना रहेगा, कितना भी समझाओ। सोचता हूँ किराए के 20 रुपये और दे दूँ, ठाकुर साहब अपनी पत्नी से कहते हैं। पत्नी कहती है, अरे लेकिन हम किराया क्यों दें, वह अपने आप ही तो घर छोड़ रहा है, हमने तो कुछ नहीं कहा। ठाकुर साहब, अरे किराया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे आदमी के साथ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। ठाकुराइन कहती हैं, मुझे तो लगता है कि वह किराया लेंगे ही नहीं। हालांकि 30 रुपये में बेचारे का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता होगा। तो अब मैं इस कहानी को यहीं पर विराम देता हूँ, और अगले भाग में हम इस कहानी को परिणाम तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।